नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट 2024-25 आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पूरे देश के सामने 23 जुलाई को प्रस्तुत करने वाली हैं। इसी बीच देश के हर तबके की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस बजट के साथ। हम आ चुके हैं रियलिटी सेक्टर यानी रियल एस्टेट सेक्टर पे लोगों के इनटेक जानने, रियल एस्टेट सेगमेंट से जुड़े लोगों से बातचीत करने। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अनमोल श्रॉफ, फाउंडर एंड सीईओ ग्रैंथ रियलिटी के, और तो और मिस्टर चिंतन सेठ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शेठ रियलिटी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे सर। मेरा पहला सवाल आप दोनों से यही रहने वाला है, एक एक करके आप दोनों पे आएंगे कि क्या सरकार आने वाले इस बजट में रियल एस्टेट को एक सेपरेट सेक्टर की पहचान देगी? क्योंकि पिछले भी कई बजट से रियल एस्टेट सेगमेंट से जुड़े लोगों की यही उम्मीद रही है कि हमें एक अलग से सेक्टर की पहचान दी जाए। सबसे पहले चिंतन जी, आपसे जानेंगे आपके क्या टेक्स हैं इसके ऊपर। धन्यवाद शुभांश जी, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। बजट के लिए बहुत एक्साइटमेंट है सभी और बाजार में, लोगों में, और इंडिया जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो चल रही है, भारत की ग्रोथ स्टोरी आज एक तरफा चल रही है। शेयर मार्केट एक तरफा जा रहा है और पूरे विश्व में देखेंगे तो सब जगह ग्लोबल ट्रेंड्स अब स्लो हो रहे हैं, पर इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड। तो ये जो ग्रोथ मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसको अगर वो लक्ष्य को आपको साधना है तो हाउसिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। नीति आयोग का एक बीच में अभी से थोड़े दिन पहले आया था कि जो हाउसिंग इंडस्ट्री जो 7% ऑफ जीडीपी है, और उसका उनका मानना है कि अगर इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन जाना है तो वो इंडस्ट्री को 20% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना होगा। और ये करने के लिए हाउसिंग को बहुत सारी चीजें, स्पेशली नंबर 1 एक इंडस्ट्री का स्टेटस देना बहुत जरूरी है। मुझे पता नहीं कि ये स्टेटस हमको ये साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर मेरी आशा और उम्मीद है कि इंडस्ट्री स्टेटस मिलने पे हाउसिंग सेक्टर में जो बूम आएगी और जो इसको बढ़ोतरी मिलेगी, वो बहुत इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत जरूरी है। सर अनमोल जी, आपसे भी यही मेरा सवाल रहने वाला है कि क्या आने वाले बजट में रियल एस्टेट सेगमेंट को एक अलग सेक्टर की पहचान सरकार देगी कि नहीं देगी? नमस्कार दर्शकों को, थैंक यू शुभांश फॉर कॉलिंग अस ऑन दिस इनिशिएटिव, फॉर गिविंग आवर हाइलाइट्स ऑन द बजट। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि सरकार को ये देना चाहिए, ये मांग रही है इंडस्ट्री की 2-3 वर्षों से कि हाउसिंग इंडस्ट्री को एक स्पेशल स्टेटस, एक सेक्टर करके जाना जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया है। तो वी आर लुकिंग अप टू दिस बजट कि ये बजट में ये आना ही चाहिए और ये होना चाहिए, बिकॉज इससे जुड़ी हुई इतनी इंडस्ट्रीज हैं, इतना ग्रोथ इस पे डिपेंडेंट रहता है, एंड इतनी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं जिससे रियल एस्टेट के द्वारा उनका ग्रोथ ड्राइव होता है। तो वी आर वांटिंग अ सेपरेट स्टेटस फॉर दिस इंडस्ट्री। सर अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या डेवलपर्स की आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? सर अनमोल सर, आप जवाब दें। उम्मीदें ऐसी है कि टैक्स रिफॉर्म्स आने चाहिए। पूरा विश्व आज देश की तरफ देख रहा है, and we are the fastest growing economy, we are the youngest population across the world, and geopolitical situation विश्व में खराब है लेकिन हमारे यहाँ बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो ये सब देखते हुए इन्वेस्टमेंट्स ड्राइव करने के लिए सिंपलर टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए, एंड थोड़े कॉर्पोरेट टैक्सेस की रिलीफ मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल टैक्सेस में रिलीफ मिलनी चाहिए जी सर, होम लोन्स की रिलीफ मिलनी चाहिए। जो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है एक आम आदमी को, वो 5 लाख रुपए तक ले जाना चाहिए। कैपिटल गेन्स में रिलीफ मिलनी चाहिए, जैसे आपके इक्विटी शेयर्स में 10% पे आप इक्विटी शेयर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स करते हो, उस तरह हमको 10% पे टैक्सेशन को कैपिटल गेन्स को ले आना चाहिए। और आपका होल्डिंग पीरियड जो है प्रॉपर्टी का, जैसे आपके इक्विटी शेयर्स के साथ एट पार ले आने के लिए आपके इक्विटी शेयर्स का 12 मंथ्स है, तो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट के क्वालिफिकेशन होल्डिंग पीरियड को भी 12 महीने पे लाना चाहिए। ये हमारी मांग है और ये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस, और ये आना चाहिए, ऐसा विश्वास है। चिंतन जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा कि बजट में सरकार की तरफ से एक स्कीम चलाई गई थी, पीएम आवास योजना, जिसके तहत कई गरीबों को घर मिले।
तो क्या लग रहा है सर, इस आने वाले बजट में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा, यानी इकोनॉमिकली वीक सेगमेंट को भी इसमें जोड़ा जाएगा? और तो और ये स्कीम रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर था? पीएमएवाई आवास योजना का प्राइम मतलब मेन फोकस था कि एकदम गरीब सेक्शन लोगों को घर देना, और नॉन मेट्रो सिटीज में नहीं, नॉन मेट्रो सिटीज छोटे छोटे शहरों में, छोटे गाँव में, टाउन्स में, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, जहाँ पे पैसा नहीं पहुंचा है, इन्वेस्टर्स नहीं पहुंचे हैं, बिल्डर्स अभी भी वहाँ पे अच्छे कैटेगरी के डेवलपर्स नहीं है, उन सबको वो हौसला और बढ़ोतरा देना, सो दैट जो टारगेट सेट किया था 2 करोड़ घर बनाने का 2024 तक, वो पूरा हो सके। मेरे तक मुझे नंबर्स तो मुंह पे नहीं है कि कितना उन लोगों ने टारगेट अपना अचीव किया है, बट वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए घर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट, रोटी कपड़ा मकान तीनों में से एक है, तो बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पैक्टफुल था पीएमएवाई स्कीम इंडिया के लिए। और ये दिसंबर 24 को खत्म होने वाला है, तो हमारी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन है कि ये स्कीम को भी एक्सटेंड किया जाएगा। पर इसके अलावा जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट जो है, और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन जो है, वो जो बहुत ही रिजिड बना दिया गया है। नॉन मेट्रो सिटीज के लिए 90 स्क्वायर मीटर के घर और मेट्रो सिटीज में 60 स्क्वायर मीटर, और दोनों के लिए 45 लाख जो बजट सेट किया गया है, ये मेट्रो सिटीज के लिए बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि 60 मीटर चलो आप रखो, 60 मीटर ही रखो मेट्रो सिटीज के लिए, पर 45 लाख में आज घर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, ये 4-5 बड़ी मेट्रो सिटीज में कहाँ मिलते हैं? और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, इकोनॉमिक मतलब वीकर सेक्शन में रहते हैं, सो ये लोग बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और उनको अपने घर देने के लिए ये डेफिनेशन का जो रिजिडिटी है डेफिनेशन की, उसको थोड़ा चेंज करके उसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। मेट्रो सिटीज के लिए एक डेफिनेशन, नॉन मेट्रो के लिए दूसरा डेफिनेशन। सो ये मैं एक्स्ट्रा कहना चाहूंगा कि ये हमारी मांग भी है, और ये पिछले 2 साल 3 साल से लगातार बोल रहे हैं। जी सर। अनमोल जी, आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि 3 मेजर एक्सपेक्टेशंस जो आपकी फिनेंस मिनिस्टर से, सर 3 पॉइंट्स में जवाब दीजिएगा थोड़ा संक्षेप में। पहला पॉइंट तो ये है कि इंडिविजुअल टैक्स रेट्स कम होने चाहिए। जी सर। तो आदमी के हाथ में स्पेंडिंग कैपेसिटी और स्पेंडिंग पावर बढ़े। दूसरी मांग ये है कि जीएसटी टैक्स रेट कंस्ट्रक्शन पे सिंप्लीफाई होने चाहिए, कम होने चाहिए, ताकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड सब पे आपका कॉस्ट कम होए, विच इज इन टर्न आल्सो बेनिफिशियल एंड विल स्टिमुलेट ग्रोथ फॉर द इंडस्ट्री। जी सर। तीसरा ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स आपके कम होने चाहिए, और वो दूसरे फर्म्स को भी एक्सटेंड होने चाहिए, लाइक एलएलपीज, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स, सबको। तो दे शुड आल्सो बी गिवन दैट कॉर्पोरेट टैक्स रेट सिंप्लीफाइंग स्ट्रक्चर। सो ये 3 मांगे हैं जो आई थिंक पूरी होनी चाहिए। चिंतन जी, आप इसके साथ सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे कि सर आपकी कोई और अगर आप इनपुट जिसमें ऐड करना चाहें, प्लीज सर। इसमें मैं तो ऐड करना चाहूंगा, जो आई थिंक अनमोल जी ने पहले भी बताया, कि जो इंटरेस्ट ब्रैकेट है, जो इंटरेस्ट डिडक्शन का जो लिमिट 2 लाख सेट किया गया था, ये बहुत साल पहले किया गया था। उसके बाद काफी इन्फ्लेशन और अदर फैक्टर्स जो आए हैं, उनसे ये लिमिट को अपवर्ड रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, सो दैट वो 5-6 लाख जो एक्स्ट्रा लोगों के हाथ में आते हैं, स्पेशली जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो ये तो आई थिंक ये करना ही, मतलब ये करने का समय आ गया है। ये 2 लाख को 5 लाख करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, आज नहीं तो कल, क्योंकि तो 2 लाख रकम बहुत छोटी हो गई है, एंड इंडिया आगे बढ़ रहा है, डिमांड लग्जरी की बढ़ रही है, अफोर्डेबल की कम हो रही है। तो ये अफोर्डेबल सेगमेंट में वापस लोगों का इंटरेस्ट लाने के लिए गवर्नमेंट को इसको इंसेंटिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सर। आपसे लेना चाहूंगा अनमोल जी, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि कैपिटल गेन टैक्स पर सर कोई रियायत की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं इस आने वाले बजट में? आनी ही चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी शेयर्स के पार पे लाना चाहिए, उनको 10% टैक्सेबल रेट पे लाना चाहिए, और उनका होल्डिंग पीरियड भी कम करना चाहिए। 12 मंथ्स पे होल्डिंग पीरियड लाना चाहिए। वी शुड बी एट पार विथ इक्विटी शेयर्स, एंड दिस विल गिव अ वेरी बिग बूस्ट। ये इतना बड़ा बूस्ट दे देगा रियल एस्टेट सेक्टर को कि दिस रिफॉर्म इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। सर, आने वाले बजट में रेसिडेंशियल हाउसिंग की कमर्शियल हाउसिंग, किसकी ग्रोथ को आप ज्यादा फास्ट देख रहे हैं आने वाले समय में सर? रेसिडेंशियल हाउसिंग डेफिनेटली, क्योंकि रेसिडेंशियल हाउसिंग का जो मार्केट है इंडिया में, उसकी जो डिमांड है और रिक्वायरमेंट है हाउसिंग की, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। पहले तकलीफ पड़ रही थी क्योंकि लोगों के घर अफोर्डेबल नहीं थे,
लोग घर खरीद नहीं पा रहे थे, होम लोन कम पड़ रहे थे उनको अपने घर खरीदने के लिए। पर जो पिछले 5-10 साल में जो डेवलपमेंट की स्कीमें आई हैं, जो इंसेंटिव स्कीम आई हैं, उनसे काफी हद तक ये डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है और ये बहुत ही बड़ा टैप है। और जैसे अनमोल जी ने बताया कि सपोज ये आप ये कैपिटल गेन्स वाला 20% से 10% कर देते हैं, तो जो शेयर मार्केट में आपने पिछले 3-4 साल में देखा है, वो आप रियल एस्टेट में भी देखना शुरू करेंगे कि एक अलग टाइप का बूस्ट मिलेगा और काफी हद तक इसका ग्रोथ होगा और रेसिडेंशियल मार्केट एक तरफा चलेगा। और इसको तो आगे बढ़ना ही है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर इंडिया को पावर हाउस बनना है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो रियल एस्टेट को जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा और ये सब चीज के लिए मूवमेंट बहुत ही जरूरी है। रेसिडेंशियल मार्केट डेफिनेटली बढ़ेगा, कमर्शियल मार्केट काफी तरह से क्या बोलते हैं, बाकी विश्व के अलग अलग क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि उसमें काफी पैसा आजकल बाहर से भी आ रहा है। तो कमर्शियल मार्केट अच्छा जा रहा है। कमर्शियल का एक पीक आया था, वापस काफी लो आया और वापस अभी कमर्शियल अपस्विंग में है। और रेसिडेंशियल का डिमांड तो परमानेंट रहा है, इंडिया में रहेगा अगले 5-10 साल के लिए। कोई उसमें मुझे दिख नहीं रहा है कि कुछ भी कम पड़ने वाला है। अनमोल जी, आपका क्या कहना है इस बात पे कि रेसिडेंशियल हाउसिंग की कमर्शियल हाउसिंग, मतलब सॉरी, मैं चिंतन जी के साथ सहमत हूँ ये बात पे कि रेसिडेंशियल हाउसिंग बहुत बढ़िया करना चाहिए और यही सारे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से आई थिंक इफ गवर्नमेंट ये रिफॉर्म्स ले आती है तो वी आर सीइंग अ बूस्ट इन दी रेसिडेंशियल सेक्टर एंड एज वेल एज द कमर्शियल सेक्टर, बट रेसिडेंशियल सेक्टर और ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। सर अनमोल जी, आप ही से पूछना चाहूंगा एक सवाल कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 का सेक्शन 80EE के तहत डिडक्शन दिया था पहले, तो क्या सर इसमें लग रहा है कि और रियायत बरतेगी सरकार इस बार, कि इसमें इस ब्रैकेट को और बड़ा करेगी? इस ब्रैकेट को बड़ा करना चाहिए, बट करेगी कि नहीं ये देखा जाएगा जब बजट आएगा। बट इस ब्रैकेट को भी बड़ा करना चाहिए। हमारे को एक्सपेक्टेशन तो वी आर वेरी बुलिश, बट क्या क्या मिलेगा वो अब देखेंगे 23 जुलाई को कि क्या आता है। बट इस ब्रैकेट को भी रियायत और देनी चाहिए। सर कितनी, मतलब अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कहा जाए, क्योंकि आप सर मौजूदा रियल एस्टेट मार्केट ज्यादा अच्छा समझते हैं। एक्सपेक्टेशन तो ऐसा है कि 50,000 रुपए वापस कम है, इसको एटलीस्ट 1-1.5 लाख रुपए तक ले जाना चाहिए, बट कितना मिलता है वो देखें। चिंतन सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि मौजूदा समय में केवल 4 रीट्स जो हैं वो लिस्टेड है, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में और भी रीट्स की गिनती में बढ़ोतरी हो सकती है? बिल्कुल। ये 4 जो रीट्स आए हैं, कमर्शियल रीट्स हैं, उसमें इसके अलावा एक दो ज्यादा इनविट्स भी आए हुए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। और आगे चल के ऐसा भी दिखने में आ रहा है कि अगर मॉडल टेनेंसी एक्ट जो गवर्नमेंट लाने वाली है वो लेके आती है और रेसिडेंशियल रेंटल हाउसिंग का अगर ग्रोथ होता है तो रेसिडेंशियल रीट भी आने की संभावना है। तो रीट तो आएंगे क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत बड़ी है और रीट के माध्यम से आउटसाइड ऑफ इंडिया इन्वेस्टर्स, FIIs को दिख रहा है कि एक एंट्री भी मिलती है और एग्जिट भी एक क्लियर अच्छा एग्जिट उनको दिख रहा है। So that's a good way. REIT is a very good sign कि रियल एस्टेट की मार्केट इंडिया में थोड़ी मैच्योर हो रही है। So it's a good sign. बहुत शुक्रिया चिंतन जी, बहुत शुक्रिया अनमोल जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि बजट के बारे में रियल एस्टेट सेगमेंट के दिग्गजों का क्या मानना है, वो किस तरीके की उम्मीदों को लेके इस बजट की तरफ देख रहे हैं। बजट के हर छोटे से बड़े अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके मन में भी अगर कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.